आज हमें मॉडल ट्रेनिंग के एक और हमारा मॉडल ट्रेनिंग करने का तरीका है वो बताया जा रहा है। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है। इसका नाम होता है इनसेंबल लर्निंग क्या होती है। इंटरव्यू के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है कि इनसेंबल लर्निंग क्या होती है, या हो सकता है सीधे सीधे ना पूछें आपसे। आपसे ये पूछेंगे कि भाई डिसीजन ट्री में जो कमी है कि वो ओवरफिट जल्दी हो जाता है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। प्रूनिंग ठीक है, हमने पढ़ी। कोई ऐसा एल्गोरिथम जो डिसीजन ट्री के तरह ही हो लेकिन वो ओवरफिट ना होती हो, तो उसका आंसर भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इनसेंबल लर्निंग उस तरीके से मॉडल को ट्रेन करना है जैसे केबीसी वाला खेल है। तो केबीसी वाले खेल को इमेजिन करोगे तो इसको समझना थोड़ा सा आसान होगा, है ना। उसके जैसा है, एग्जैक्ट तो नहीं। जैसे मान के चलो जो बंदा हॉट सीट पर बैठा है वो आपका मॉडल है, ठीक है। वो अपना ट्रेनिंग लेकर आया, पढ़ पढ़ा कर आया होगा, सब ठीक ठाक कर आया होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने जो क्वेश्चन पूछा वो कोई एक रैंडम सैंपल है जो उससे पूछा जा रहा है, बताओ जो आपने पढ़ा लिखा है, जो आपने ट्रेनिंग ली है, बताओ उसके हिसाब से इसके चार में से ऑप्शन में कौन सा सही है, ठीक है। अब वो जवाब देता है। तो अभी तक आज तक जो आपने पढ़ा है उसमें यही है कि वो बंदा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दे रहा है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर में उसे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लाइफ लाइन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसमें से एक लाइफ लाइन क्या हो सकती है, ऑडियंस पोल हो सकती है। ऑडियंस पोल में जितने भी ऑडियंस है वो भी तो अपने आप में एक मॉडल है, वो भी तो सब सीख कर आए होंगे। केबीसी में ऑडियंस बनने के लिए हर कोई नहीं चला जाता कि मेरे टिकट के पैसे मुझसे ले लो, मुझे बना दो ऑडियंस, ऐसा नहीं होता है। जो ऑडियंस बनेगा उसका भी स्क्रीनिंग होती है, उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पहुंच जाएगा, लो मुझसे पैसे ले लो मुझे ऑडियंस बना दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर ऑडियंस बनने के लिए भी स्क्रीनिंग होती है पहले। तो हर ऑडियंस जो एक एक बंदा बैठा है ऑडियंस के अंदर, वो भी अपने आप में एक छोटा मोटा मॉडल ही है, वो भी सीख साख कर आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हॉट सीट पर जो बंदा बैठा हुआ है, अगर वो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वो ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन जब लेता है तो वहां पर अलग अलग मॉडल आपको क्या देते हैं, आंसर देते हैं उसी क्वेश्चन का जो उससे पूछा गया था। और फिर वो क्या करता है, उन बहुत सारे आंसर को कंबाइन करके अपना डिसीजन लेकर बताता है। अब ज्यादा चांस है कि उसका जो डिसीजन आएगा वो उन सारे से कंबाइन होकर आ रहा है, वो ज्यादा हमारा सही हो सकता है। लेकिन ऐसा एक बार कर सकते हो, ये ऐसा हर बार करोगे तो फिर तो आप जीत ही जाओगे 7 करोड़ रुपए। तो ये अप्रोच क्यों ना मशीन लर्निंग में ला दी जाए, हम तो हर बार ऐसे ही करवाएंगे फिर तो। आइडिया क्या है इसका, इनसेंबल लर्निंग का कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉडल्स बनाएंगे पहले। उन छोटे छोटे मॉडल्स को नाम दिया गया वीक मॉडल, कमजोर मॉडल, ठीक है। वीक मॉडल्स उनको कहेंगे। और हमारे पास जो हॉट सीट पे बंदा बैठा है उसके जैसा कोई फिजिकल मॉडल नहीं होगा, वो एक वर्चुअल शब्द है। तो जब हम इनसेंबल तरीके से प्रिडिक्शन कराएंगे, तो इनसेंबल तरीका क्या करता है, अपने अंदर छोटे छोटे मॉडल्स बनाता है, और जो हम सैंपल देंगे प्रिडिक्शन करने के लिए उन सारे मॉडल से प्रिडिक्शन करा के उनका कलेक्टिव प्रिडिक्शन हमें बताता है। और वहां पर जो मेजॉरिटी होगी वो हमें सीधे आउटपुट में दे दी जाती है। तो कलेक्टिवली इन वीक मॉडल्स को जब मैं एक बंडल में विजुलाइज करता हूँ तो उस बंडल को मैं स्ट्रॉन्ग मॉडल कहता हूँ। अलग से स्ट्रॉन्ग मॉडल कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनसेंबल लर्निंग में क्या होता है,
बहुत सारे वीक मॉडल्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग मॉडल उन वीक मॉडल के प्रिडिक्शन को कंबाइन करके फाइनल आउटपुट बताने वाला काम करता है। तो इस तरीके से हमारा जो लर्निंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, इनसेम्बल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इनसेम्बल लर्निंग में वीक मॉडल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब इनसेम्बल लर्निंग दो तरह से इंप्लीमेंट होती है। एक है बैगिंग, और एक होती है बूस्टिंग। बैगिंग इनसेम्बल लर्निंग, बूस्टिंग इनसेम्बल लर्निंग। बैगिंग इनसेम्बल लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स आती हैं उनमें से एक आती है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर भी है, रिग्रेशन भी, दोनों के लिए है। ये जो कहानी है दोनों के लिए है। और एक है जिसका नाम है बैगिंग क्लासिफायर। मैं पूरा लिखूँ, बैगिंग रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। रिग्रेशन के लिए भी आती है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, बैगिंग रिग्रेशन। तो बैगिंग इनसेम्बल लर्निंग पर काम करने वाली दो एल्गोरिथम्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट और दूसरी है बैगिंग क्लासिफायर। बूस्टिंग पे काम करने वाली एक है एडा बूस्ट। एक होती है ग्रेडियंट बूस्ट। एक होती है एक्स जी। देखो, सब कुछ पढ़ पाना असंभव है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब चीजें बनाई हैं वो एक इंसान नहीं था, वो एक टीम थी जिन्होंने रिसर्च करने के बाद ये सारी एल्गोरिथम बनाई है। और वो एक दिन में नहीं बना दी गई है, कई महीनों कई सालों के हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट के बाद इन सारी एल्गोरिथम को बनाया गया है। तो आप ऐसा सोचें ना कि हम सब कुछ पढ़ेंगे जो मशीन लर्निंग में आता है, क्योंकि आप एक इंसान है, आपने पूरी मशीन लर्निंग पढ़ने की नहीं ठाननी है, क्योंकि बनाने वाला एक नहीं था। कई सालों की रिसर्च के बाद एक टीम है, कई तरह की टीम लगी पड़ी है, तब जाके इतनी सारी बातें हमारे सामने आई हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में इंटरेस्ट रखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत है। तो इनसेम्बल लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में आ गया। अब इनसेम्बल लर्निंग दो तरह से होती है, बैगिंग और बूस्टिंग। तो अगर मैं आपको एक एक एल्गोरिथम भी करा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। कितनी और कर सकते हो कोई लिमिट नहीं है, कितनी कर सकते हो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हर एल्गोरिथम में थोड़ा मोटा चेंज होगा, मेजॉरिटी पोर्शन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एटसेट्रा एटसेट्रा लिख दिया है। चलो, तो समझते हैं कि बैगिंग में जितनी और भी रह गई जिनके नाम मैंने नहीं लिखे, या बूस्टिंग में जितनी भी रह गई जिनके नाम मैंने नहीं लिखे, उन सब का जो कॉमन ट्रेंड होगा वो क्या होगा। तो पहले बैगिंग की बात करूंगा मैं, उसके बाद बूस्टिंग की बात करूंगा। जितनी भी एल्गोरिथम बैगिंग
वाली इनसेम्बल को सपोर्ट करती हैं, उन सब में क्या होता है उसे समझ। हमारे पास डेटा सेट है, मान लीजिए इसमें n सैंपल्स हैं। अब सैंपल का मतलब रोज समझ में आना चाहिए। आयरिस डेटा सेट की बात करूं तो 150 सैंपल, ठीक है। और मान लीजिए इसमें डी फीचर्स हैं, डी फीचर। अगर मैं आयरिस डेटा सेट की बात करूं तो डी का मतलब चार, चार फीचर है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। अब किसी भी डेटा सेट में एन सैंपल्स और डी फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। बैगिंग का मतलब होता है बैग बनाना, थैले बनाना। अलग अलग थैले बनाएंगे, अलग अलग बैग बनाएंगे, और इन बैग में हम क्या रखेंगे, यहां से कुछ सैंपल, कुछ फीचर को सेलेक्ट करके यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 150 सैंपल, मैंने क्या करा, मैंने 100 सैंपल यहाँ रखवाए। अब वो कौन से 100 होंगे मुझे नहीं पता, रैंडम, रैंडमली 100 सैंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लिए मैंने। यहाँ पर इसमें चार फीचर हैं, मैंने तीन इसमें सेलेक्ट कर लिए, कौन से तीन हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसी डेटा सेट से हमने दूसरा सबसेट बनाया। तो ये सब क्या है, ये सब सबसेट है, ये सारे के सारे सबसेट। दूसरे वाले सबसेट में फिर से 100 सैंपल आ गए। अब 100 सैंपल कहाँ से ले आओगे सर, 150 तो टोटल ही थे। तो कुछ सैंपल डुप्लीकेट होंगे, जो यहाँ आए थे वो यहाँ भी आएंगे, ऐसा होगा, ठीक है? तो कुछ सैंपल यहाँ पर आएंगे। अब मान लो तीन फीचर यहाँ पर लेकर आया, कौन से तीन पता नहीं, यहाँ पर जो तीन आए थे उन्हीं में से कोई दो तो यहाँ पर आएंगे, कोई एक बदल जाएगा, हो सकता है वो एग्जिटिव तीनों के तीनों एग्जिटिव आ जाए यहाँ पर, नहीं पता, रैंडम। इस तरह से आपने क्या करा, इस तरह से आपने कई सारे सबसेट यहाँ पर अपने बना दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई किसी भी सबसेट में सेम सैंपल नहीं होना चाहिए, किसी भी सबसेट में सेम सैंपल नहीं होना चाहिए, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो आप 150 हैं, तो आप 150 के हिसाब से गुणा भाग करके डिसाइड करना, 50 50 50 50 ऐसे करके, ठीक है। तो अलग अलग सैंपल यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि हम अपने डेटा सेट से कई सारे सबसेट बनाएंगे और उन सबसेट में सेम सैंपल आ सकते हैं, जो इस सबसेट में वो वहां जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है, जब एक डेटा सेट के कई सारे सबसेट बनते हैं तो कुछ सैंपल अलग अलग सबसेट में रिपीट हो सकते हैं। जो सैंपल यहाँ पर है वो वहां भी हो सकता है, जो यहाँ पर है वो तीसरे में भी हो सकता है। एक सैंपल कोई ऐसा हो सकता है सम के अंदर है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस डेटा सेट के कई सारे सबसेट बनाएंगे बूट स्ट्रैपिंग का यूज करके। तो ऐसे डेटा सेट को हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप डेटा सेट बोलते हैं, बूट स्ट्रैप डेटा सेट। तो ये सारे के सारे क्या हैं,
सारे के सारे बूट स्ट्रैप डेटा सेट। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप डेटा सेट का मतलब अलग अलग सबसाइट में हमारे सैंपल रिपीट हो सकते हैं और एक ही सबसेट के अंदर कोई सैंपल दो बार भी आ सकता है। मान लीजिए कोई सैंपल था 10वें नंबर का, वो यहाँ आ चुका है, हो सकता है कि दोबारा फिर से वो यहाँ आ जाए। समझ में आ रहा है? तो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि सबसेट को कैसे बनाया जा रहा है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब हो गया कि हमारा जो सैंपल हैं, एक ही डेटा सेट में कोई सैंपल रिपीट हो सकता है या अलग अलग जो सबसेट बन रहे हैं, कोई सैंपल ऐसा हो सकता है जो सबके अंदर रिपीट हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप डेटा सेट कहते हैं। या एक और नाम से इसे जानते हैं, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो एक शब्द और आता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एक टेक्निक है जिसमें हम सबसेट बनाते हैं। किस तरह से कि वो सबसेट सैंपल को रिपीट कर सकते हैं, एक ही सबसेट में सैंपल रिपीट हो सकता है। तो सर इसी को तो बूटस्ट्रैप डेटा सेट कहते, हमने कहा एक ही बात है। चाहे तो आप ये बोलो कि मैंने बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाए, चाहे तो आप ये बोलो कि मैंने रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके सबसेट बनाई, दोनों का मतलब एक ही। इंटरव्यू के अंदर ज्यादा बार इस शब्द का यूज किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है। तो आप बताएंगे कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम एक ही डेटा सेट से कई सारे सबसेट तैयार करते हैं और इन सबसेट्स में कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं या एक ही सबसेट के अंदर कोई सैंपल दो बार रिपीट हो सकता है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इस टेक्निक से बने सबसेट को बूटस्ट्रैप सबसेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि अच्छा बताओ, रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो हमने कहा ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम एक ही डेटा सेट से कई सारे सबसेट बनाते हैं और इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सैंपल जो एक सबसेट में आ गया है, अब ना तो वो उसी सबसेट में रिपीट होगा और ना ही किसी दूसरे सबसेट में हमारा वो रिपीट होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेस। तो ज्यादा बार जो बैगिंग टेक्निक है वो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक से हमारा सबसेट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, मान लीजिए आपने अभी थोड़ी देर के लिए अपने 4 सबसेट बना लिए। कितने बनाओगे ये हम कोड में बताएंगे कि 4 बनाने हैं कि 5 बनाने हैं कि 10 बनाने हैं कि 50 बनाने हैं कि 100 बनाने हैं, ये हम बताएंगे। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा बैगिंग में। अगला काम होगा कि ये जितने अलग अलग थैले बने हैं, हर थैले पर एक मॉडल ट्रेन कराओ। हर थैले पर एक मॉडल को ट्रेन कराना है। कैसे कराओगे मॉडल ट्रेन, एक मॉडल बनेगा M1 और ये जो M1 मॉडल है ये इस डेटा सेट को देखकर सीखेगा। इस डेटा सेट में जो जो सैंपल आए हैं उनसे सीखेगा। ठीक है, और ये मॉडल को ट्रेन करने के लिए कोई ना कोई एक एल्गोरिथम का आप यूज करेंगे। वो एल्गोरिथम डिसीजन ट्री हो सकती है, वो एल्गोरिथम के नेबर क्लासिफायर हो सकता है, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कोई सी भी एल्गोरिथम यहाँ पर हो सकती है इस काम को करने के लिए। ठीक है,
वो आप कोड बताएंगे कि जो बूट स्ट्रैप डेटा सेट पर मॉडल ट्रेन होंगे वो किस एल्गोरिथम से ट्रेन होंगे। तो अभी के लिए मानते हैं कि भाई यहाँ ये मॉडल है जो ट्रेन हो रहे हैं हमारे। M2 मॉडल ट्रेन हुआ, M3 मॉडल ट्रेन हुआ, और मान लीजिए M4 मॉडल ट्रेन हुआ। अब पिक्चर केबीसी वाली दिमाग में ले आओ। ये ऑडियंस में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब हमने बैगिंग को सपोर्ट करने वाली कोई भी एल्गोरिथम का यूज कर रखा है। मान लीजिए हमने उसको अपना एक रैंडम सैंपल दिया प्रिडिक्ट करने के लिए। अब वो एल्गोरिथम अपने अंदर जो मॉडल बने हैं इनको बोलेंगे वीक मॉडल। इन वीक मॉडल के पास अपना सैंपल ट्रांसफर करेगी। तो ये वाला मॉडल बताएगा कि भाई जो आपने हमें दिया है सैंपल वो 0 क्लास से बिलोंग करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। क्लास 1 से बिलोंग करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो मान लीजिए बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मान लीजिए, और अगर आयरिस वाला लेके चल रहे हो तो दूसरी की भी आएगी, है ना। मान लीजिए बाइनरी क्लासिफिकेशन ना थोड़ा आसान होगा, लिखना कम पड़ेगा मतलब। अब दूसरे वाले मॉडल से कहा भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है ये सैंपल 0 क्लास से बिलोंग करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लास 1 से बिलोंग करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दूसरे ने बता दिया अपना जवाब, तीसरे ने अपना जवाब बताया, चौथे ने अपना जवाब बताया, ठीक है। अब इन सारे मॉडल ने अपने अपनी ट्रेनिंग, तो इन सबकी ट्रेनिंग अलग अलग हुई होगी क्या। हमने कहा क्योंकि इन सब मॉडल को जो डेटा दिखाया गया वो अलग अलग दिखाया गया है ना। तो सीधी सी बात है इन मॉडल की ट्रेनिंग अलग अलग हुई होगी, सबका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ P0, तीनों चारों मॉडल ने जो 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी दी है उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ P1। अब मेरे पास सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी होंगी, सारे वीक मॉडल की कलेक्टिवली 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी, इन्हीं सारे मॉडल की कलेक्टिवली क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी, मैक्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, यही मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी मेरा सैंपल उसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो बैगिंग टेक्निक में इस तरह से काम किया जाएगा। अब बैगिंग टेक्निक पे काम करने वाली जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं वो सिर्फ इस मामले में अलग अलग होंगी कि अंदर जो हमारे वीक मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं ये किस एल्गोरिथम से ट्रेन होंगे, इसके हिसाब से अलग अलग बैगिंग वाली हमारी एल्गोरिथम्स आती हैं। तो बैगिंग एल्गोरिथम अपने अंदर से वही एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगी जो हमने अब तक पढ़ रखी है, के नेबर, डिसीजन ट्री या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यही 3 पढ़ी हैं हमने। और भी हो सकती है जो हमने नहीं पढ़ी है वो भी हम बता सकते होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बैगिंग का। अब यहाँ पर मान लीजिए जो वीक मॉडल्स बने हैं M1, M2, M3, M4, ये ऐसे मॉडल थे जिनके पास प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, इनके अंदर प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो फिर क्या करें, अब इन चारों से फिर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेंगे, इन चारों से सीधे सीधे क्या पूछेंगे, इन चारों सीधे पूछेंगे अपना बताओ आउटपुट। इसने बोला क्लास 0, इसने बोला क्लास 1, इसने बोला क्लास 0,
इसने बोला क्लास 0। अब क्या कराओगे? वोटिंग। तो अब क्या होगी यहाँ पर? मेजॉरिटी वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। मेजॉरिटी वोटिंग। जिस क्लास को मेजॉरिटी मिली है वो क्लास विनर होगी। और अगर टाई होता है, ऐसा हो सकता था कि सर दो मॉडल कह रहे हैं 0, दो मॉडल कह रहे हैं 1, तो टाई हो गया। तो उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लास पहले आएगी उसको फिर हम फाइनल प्रेडिक्शन मानेंगे। तो अगर 0 और 1 में टाई हो जाता है तो पहले कौन आता है? 0। तो आउटपुट क्या आएगा फिर हमारा? 0 है। ठीक है। तो बैगिंग टेक्निक इंटरनली इस तरीके से काम करती है। जो भी वीक मॉडल्स हैं, अगर वो प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते हैं तो उनसे प्रोबेबिलिटी ही कंप्यूट कराई जाएगी। और फिर हर क्लास की प्रोबेबिलिटी सारे मॉडल से निकालने के बाद हर क्लास की एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस क्लास की आई है वो एवरेज में, वो हमारा विनर होगा। अगर हमारे वीक मॉडल प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो इनसे कहेंगे अच्छा ठीक है, अपना अपना सीधा आउटपुट बताओ कि आपके हिसाब से कौन है। फिर इन आउटपुट में वोटिंग करेंगे कि किस मॉडल ने किस क्लास को वोट दिया है, मेजॉरिटी वोटिंग किस क्लास को मिली है, वो हमारी विनर होगी। और अगर टाई हो जाता है तो फिर हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लास पहले आती होगी उसको विनर कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, या तो सबसे ही एक ही चीज पूछेंगे, या तो सारे प्रोबेबिलिटी ही देंगे या सारे के सारे सीधा क्लास ही देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ये दे रहा है एक वो दे रहा है। ठीक है। चलिए, बैगिंग कैसे काम करती है, आई गेस ये समझ में आपके आ गया हो। अब मान लीजिए सर ये तो क्लासिफिकेशन था, तब तो समझ में आ गया। मान लीजिए रिग्रेशन होता, तो अब मेरे 4 मॉडल ट्रेन हो गए, यहाँ तक तो सही है। अब कोई नया सैंपल आया तो रिग्रेशन में तो हम कंटिन्यूअस आउटपुट निकालते हैं, कोई क्लास तो आती नहीं है। तो अब हम इन चारों मॉडल से क्या बोलेंगे? सीधे सीधे आउटपुट पूछेंगे। जैसे हमने इसको एक्सपीरियंस दे दिया चारों मॉडल को कि बताओ इस एक्सपीरियंस पे सैलरी कितनी होगी। पहले ने बताई, दूसरे ने कुछ बताई, तीसरे ने कुछ बताई, चौथे ने कुछ बताई। अब इसमें प्रोबेबिलिटी वाली बात तो है ही नहीं, इसमें सीधे सीधे इन चारों ने अपनी अपनी आउटपुट बताए, उनका मीन निकालेंगे फिर एवरेज। तो अगर हम रिग्रेशन की बात करेंगे और ये टेक्निक रिग्रेशन में लगाएंगे तो रिग्रेशन में हम इन चारों का फिर क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। मीन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आउटपुट। तो यहां से अगर हम देखें तो अब कोडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? वो यही है। तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो यही पूछे जा सकते हैं कि बैगिंग क्या होती है। बैगिंग का मतलब है मल्टीपल वीक मॉडल्स को ट्रेन करना। किस डेटा सेट पर? बूट स्ट्रैप डेटा सेट। वो पूछ सकता है सामने वाला बूट स्ट्रैप डेटा सेट क्या होते हैं। ऐसे डेटा सेट जो ऐसे सबसेट जो हमारे किसी एक ही डेटा सेट से निकाले गए हैं वो बूट स्ट्रैप डेटा सेट कहलाते हैं। और इसमें कुछ सैंपल रिपीट हो सकते हैं सेम सबसेट के अंदर, कुछ सैंपल ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग सबसेट के अंदर कॉमन। तो इसे बोलते हैं बूट स्ट्रैप डेटा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था कि रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप आंसर देंगे रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एक टेक्निक है जिसमें हम सबसेट्स ऐसे बनाते हैं जिसमें कॉमन सैंपल हो सकते हैं, एक ही सबसेट में कॉमन सैंपल हो सकते हैं। दैट मीन्स बूट स्ट्रैप वाला आंसर देना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वहां पर कोई भी एलिमेंट अगर एक बार एक सबसेट में आ गया है तो इस बात की जानकारी रखी जाती है कि ये आ गया, अभी दोबारा नहीं आना चाहिए।
ठीक है, ये आ गया, ये दूसरे में भी नहीं जानना चाहिए हमारा। तो इस बात की नॉलेज होती है हमारे मॉडल को। ठीक है, और विदाउट, जो विद वाला रिप्लेसमेंट है, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसमें एक बार सैंपल जो हमने सेलेक्ट कर लिया, भूल जाते हैं कौन था ये, अगली बार वो इक्वली उतना प्रोबेबल है फिर से आने के लिए। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम याद रखते हैं कि ये आ गया है, अगली बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये दो क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई जो हमारे वीक मॉडल्स हैं उनके रिजल्ट को कंबाइन कैसे करोगे क्लासिफिकेशन में, कंबाइन कैसे करोगे रिग्रेशन में। तो रिग्रेशन का तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि भाई जितने भी वीक मॉडल से हमारे प्रिडिक्शन आएंगे वो सब कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी रिग्रेशन में, उन सब का मीन ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, और अर्थमेटिक मीन से आउटपुट आ जाएगा। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो वीक मॉडल्स हैं क्या वो प्रोबेबिलिटीज को सपोर्ट करते हैं। अगर करते होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेंगी, प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। हर मॉडल की प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी हर क्लास से बिलोंग होने की। दूसरा मॉडल जितनी क्लासेस हैं हर क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी देगा हमारे सैंपल के लिए जो हम प्रिडिक्शन के लिए लाए हैं। फिर उन सब की प्रोबेबिलिटीज का एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हर क्लास की एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर उनमें जो मैक्सिमम आएगी वो हमारा विनर होगा। और अगर हमारे वीक मॉडल प्रोबेबिलिटीज को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हम सीधे सीधे वीक मॉडल से क्या पूछते हैं, क्लास पूछेंगे, भाई क्लास बताओ आपकी कौन सी है। और जो क्लास वो बता रहे हैं उनमें मेजोरिटी वोटिंग कराएंगे, जो जीत गया वो फाइनल आउटपुट होगा। और अगर टाई हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लास पहले आएगी वो हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा। आ जाओ अब खेल में। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा लेकर आओ अपना, कोई सा भी जो भी आपके पास है। इंपोर्ट पांडास एलपीडी, आइरिस डेटा को ले आते हैं, है ना। कॉम एस्केलर डॉट डेटा सेट इंपोर्ट। फ्रॉम एस्केलर में अब इनसेंबल के अंदर, बैगिंग के अंदर एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ठीक है, तो अभी बताओ फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल किससे बनता है, पेड़ों से। इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट इनसेंबल की बैगिंग के अंदर जो एल्गोरिथम है ये अपने अंदर से वीक मॉडल को ट्रेन करने के लिए पेड़ों का यूज करती है, मतलब डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज करती है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे डिसीजन ट्री कंबाइन होकर एक जंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है अंग्रेजी में, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो यहाँ पर हमें आज़ादी नहीं है ये बताने की कि वीक मॉडल हम किस एल्गोरिथम से ट्रेन करवाएंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट में ये आज़ादी नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट में इंटरनली डिसीजन ट्री हमारे बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आइरिस का डेटा लोड करता हूँ। इसमें से एक्स और वाई निकालता हूँ।
अब मैं मॉडल क्रिएट करूंगा रैंडम फॉरेस्ट। अब रैंडम फॉरेस्ट का जब मॉडल मैं क्रिएट करता हूं तो अब एज हाइपर पैरामीटर मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि कितने वीक मॉडल्स बनाने हैं, कितने वीक मॉडल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट होगा नंबर ऑफ एस्टिमेटर, एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर। एस्टिमेटर का मतलब वीक मॉडल से यहाँ पर है, ठीक है। नंबर ऑफ एस्टिमेटर, तो कौन कौन से कितने एस्टिमेटर बनाने हैं, हमने कहा 5 बना दो। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 100 होती है। तो बाय डिफॉल्ट ये 100 हमारे बनाकर चलेगा। और ये कितने बनाकर चलेगा, ये ना हर वर्जन बदल देते हैं। अभी 3 साल पहले 10 था, अभी इन्होंने रिसेंटली 6 महीने पहले ही 100 करे। तो समय के साथ यही बदल रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है कि अपना आप लेके चलो। तो मैंने 5 लिख दिए। तो इंटरनली अब क्या होगा, 5 वीक मॉडल ट्रेन होंगे। तो पांचों को ट्रेन कराने के लिए 5 बूट स्ट्रैप डेटा सेट बना दिए जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, इंटरनली अपने आप ये हमारा बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या पास करेंगे कि बूट स्ट्रैप डेटा सेट बनाने हैं, मतलब विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं, जिसमें सैंपल रिपीट हो सकता है एक ही के अंदर, अलग अलग के अंदर। तो यहाँ पर आर्गुमेंट लिखेंगे बूट स्ट्रैप इक्वल टू ट्रू कि हाँ बूट स्ट्रैप डेटा सेट बनवाने हैं, कितने 5। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉल्स, इसका मतलब अंदर बूट स्ट्रैप डेटा सेट नहीं बनेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि हर सैंपल यूनिक होगा एक डेटा सेट में और अक्रॉस द सबसेट में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसे नहीं बताता हूं तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ट्रू। उसके बाद मैक्स सैंपल्स, मतलब जो सबसेट बनेंगे उन सबसेट में कितने सैंपल आ सकते हैं, मैक्सिमम, कम भी आ सकते हैं, कितने लाना चाहते हो। तो मैंने जो भी मैं आगे पास करूंगा इस रैंडम फॉरेस्ट के लिए, मान लीजिए मैंने कर दिया 0.5। तो मान लीजिए टोटल जो मैंने डेटा दिया उस टोटल डेटा में 100 सैंपल हैं फॉर एग्जांपल। तो जितने भी सबसेट बनेंगे हर सबसेट में 50-50 सैंपल आएंगे, क्योंकि 50% आपने कहा। तो सीधी सी बात है सर, 100 के अगर 5 बनाओगे तो अलग अलग कहाँ से लाएंगे, तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पर, डुप्लीकेट सैंपल तो हमारे आएंगे ही आएंगे, डुप्लीकेट सैंपल आएंगे ही आएंगे। और सर मान लीजिए मैं बूट स्ट्रैप की वैल्यू फॉल्स कर देता तो कहाँ से लाता फिर, क्योंकि डुप्लीकेट तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो तभी तो आपसे कह रहे हैं ये तो मैक्सिमम है, कम कर देंगे ना, फिर आपकी सुनेंगे नहीं हम बात, समझ रहे हो। इसलिए इसका नाम क्या है, मैक्सिमम सैंपल इन ईच सबसेट। इतना आएगा, कम आ सकते हैं उससे, और कम तभी आते हैं जब बूट स्ट्रैप फॉल्स करते हो, क्योंकि आप जितने बता रहे हो उतने के हिसाब से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। हर यूनिक सैंपल आएंगे नहीं, क्योंकि इतने सैंपल ही नहीं टोटल मेरे पास, तो कम कर देगा फिर। समझ में आ रही है कहानी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हो गए मैक्सिमम सैंपल, कितना आप लेना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, नन। नन का मतलब क्या है, नन का मतलब है हर सबसेट उतने ही साइज का बना दो जितने साइज का मेन डेटा सेट है। मतलब मेन डेटा सेट में अगर मैं 100 सैंपल दे रहा हूँ तो हर सबसेट भी 100-100 का बनाओ। मतलब क्या करोगे फिर आप, एक ही सैंपल को कई बार लेकर आओगे, सीधी सी बात, तभी तो 100 करोगे गिनती पूरी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई 40 उठा लिए और उन 40 को कॉपी मार दिए बार बार, तो हो गए पूरे। अगली बार पता नहीं कौन से उठाएंगे आप, 40 तो मेरे मन में आ गया, 60 कह लो, 80 कह लो, क्या पता क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। तो मैक्स सैंपल्स आप कितना दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब मैं नहीं बताता हूं तो नन है। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं
कि भाई 20-20 करना, तो ये गलत है। एग्जैक्ट मत बताओ, क्योंकि आप एक्चुअल नंबर ऑफ सैंपल टोटल डेटा सेट में जानते हैं, तब तो ये ठीक है। ज्यादा बार हम फ्रैक्शन बताते हैं। अब जितने आएंगे उसका 50%, 60%, 70% अपने हिसाब से अपना देखते रहना। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमने मान लीजिए नन कर, इसकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन ही होती है। मैक्स सैंपल या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, क्योंकि डिफॉल्ट क्या है, नन। तो अगर नन करोगे तो कितने सैंपल ड्रॉ करेगा, एक्चुअल डेटा में जितने भी सैंपल हैं उतने ड्रॉ कर लेगा। और अगर इंटीजर रखोगे तो इतने सैंपल एग्जैक्ट, और फ्लोट रखोगे इतना फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका मैक्स सैंपल वाला हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए इंटरनली सारे डिसीजन ट्री बनेंगे। तो इन तीनों से इतना समझ में आया कि 5 सबसेट बनेंगे बूटस्ट्रैप टेक्निक का यूज करके, दैट मींस रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके। और हर सबसेट इक्वल साइज का बना दो जितने हमारे वो हैं। ठीक है, तो अब अंदर जो डिसीजन ट्री बनेगा सर, उसमें मैक्स डेप्थ हो सकती है, उसके मिनिमम सैंपल स्प्लिट जो मैंने पढ़ाया था डिसीजन ट्री के अंदर, वो सब भी तो इंटरनली होंगे। तो वो सारे हाइपर पैरामीटर जो अंदर डिसीजन ट्री को कंट्रोल करेंगे, वो भी इसी में पास करने हैं आप। और जितने डिसीजन ट्री बनेंगे सबके लिए कॉमन होंगे वो। अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैक्स डेप्थ, तो मैक्स डेप्थ इक्वल टू 3, तो इंटरनली जितने वीक मॉडल वाले डिसीजन ट्री बनेंगे सबकी डेप्थ 3 होगी। तो जितने भी ये डिसीजन ट्री के हाइपर पैरामीटर होते थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर अब पास कर सकता। ठीक है, और वो एक के लिए नहीं होंगे, जितने डिसीजन ट्री बनेंगे सब के लिए होंगे। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, जो काम की चीजें थी वो मैंने यहाँ पर बताई हैं। बाकी अंदर जो होगा वो आप जानते हैं। अब ये जो मॉडल बना है रैंडम फॉरेस्ट, ये कह रहा है आपने मुझे बता दिया कि मैं क्या क्या करूंगा, अब मुझे डेटा दो तब मैं कुछ करूं। ठीक है, तब मैं इसे डेटा दे रहा हूँ। मॉडल डॉट फिट अपना एक्स और वाई दे दी। तो अभी मैंने पूरा एक्स और पूरा वाई दे दिया। मैं चाहूं तो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करूं तो ट्रेनिंग वाला दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता, मैंने पूरा दे दिया, हो गया ट्रेन। अब मॉडल से मैं क्या कराऊंगा, प्रिडिक्शन कराऊंगा। तो कोई भी सैंपल जिसका प्रिडिक्शन मैं अभी कराऊंगा मॉडल से, तो इंटरनली जितने हमारे बने हैं उन सबके पास वो सैंपल जाएगा। जैसे ये सैंपल है, ये हमने सैंपल लिया,
प्रिडिक्ट किया और यहाँ पास कर दिया सैंपल, तो इंटरनली क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा, एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस क्लास की होगी वो हमारी आ गई। अगर मैं मैक्स सैंपल की वैल्यू नन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ करी हुई है, तो मैंने आयरिस डेटा सेट का हिसाब लगाया, तो आयरिस डेटा सेट में 150 सैंपल हैं और 4 फीचर हैं, मतलब 5 सबसेट बने होंगे, और इन पांचों सबसेट के अंदर 150 आए होंगे। ठीक है, अब ये भी क्लियर है कि ये सारे डेटा सेट जो बने इंटरनली, इनसे जो वीक मॉडल बनेंगे M1 M2 M3 M4, ये सब डिसीजन ट्री से ही बनेंगे, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप बता पाओ। बाय डिफॉल्ट सारे वीक लर्नर, इनको वीक लर्नर या वीक मॉडल या वीक एस्टिमेटर एक ही बात है, वो एक ही एल्गोरिथम से ट्रेन हो रहे हैं, दैट इज डिसीजन ट्री। तो इन चारों में फर्क क्या होगा, चारों एक ही बात तो सीख ही रहे हैं, जो 150 यहाँ पर है वो 150 जरूरी है यहाँ पर हो। भाई एक्चुअल डेटा सेट में जो 150 सैंपल थे, तो हो सकता है इनमें से 70 को पिक करा है और उन 70 की कॉपी बना दी यहाँ पर। यहाँ पर जो 150 आए पता नहीं कौन से वाले आए होंगे, और उनमें से पता नहीं कितनों की तो कॉपी बनाई होगी इन्होंने। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही 150 यहाँ आए हो वही 150 यहाँ आए होंगे। समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से रैंडमली कुछ सैंपल सेलेक्ट करे गए होंगे, यहाँ पर आए होंगे, और उन्हीं में से कुछ सैंपल को कॉपी कर दिया गया होगा। हो सकता है कुछ सैंपल ऐसे हो जो कभी ने यहाँ पर ना आए हो, और वो सैंपल जो यहाँ नहीं आए तो हो सकता है यहाँ पर आ गए हो वो। तो 150 को पूरा करने के लिए क्या करा होगा उसने, उनकी कॉपी बनानी शुरू कर दी होगी। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे जो 150 आए हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई सेम 150 यहाँ पर आए होंगे। यहाँ अलग 150 हो सकते हैं, यहाँ अलग 150 हो सकते हैं, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सब जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये श्योर है इन्हीं 150 में से ये सारे होंगे। इनमें कुछ डुप्लीकेट होंगे, इनमें कुछ डुप्लीकेट होंगे, इनमें कुछ डुप्लीकेट होंगे, पता नहीं कौन कितने का डुप्लीकेट हो सकता है। एक सैंपल 4 बार हो सकता है एक सैंपल 4 बार हो। समझ में आ रही है कहानी? तो ऐसे तो सर 25 सैंपल से मैं 150 बना दूंगा, हमने कहा अंदर क्या हुआ का नहीं पता, अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम तो बस ये बता रहे हैं कि मैक्स सैंपल इतने रखने हैं। अब कैसे रखने हैं वो रैंडम है। तो इस पर एक चीज बताओ फिर, इस कोड को मैं दोबारा शिफ्ट एंटर से रन करा दूं, तो इस बार मॉडल की जो ट्रेनिंग हुई होंगी अंदर वाले वो अलग हो सकती है, क्योंकि इस बार रैंडम सैंपलिंग पता नहीं क्या हुई होगी। जितनी बार रैंडम फॉरेस्ट बनेगा, नाम ही रैंडम है इसके, तो जितनी बार रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम रन होगी उतनी बार जो बूट स्ट्रैप डेटा सेट बन रहा है, नहीं पता कौन सा सैंपल पहले वाले के अंदर आया कौन सा दूसरे के अंदर आया, और दोबारा रन करे क्या पता कौन आए इस बार। तो जितनी बार रन कराएंगे हर बार आउटपुट अलग अलग आ सकता है। ठीक है, इसीलिए रिकमेंडेशन क्या दी गई है कि रैंडम फॉरेस्ट से प्रैक्टिस करो, तो ये रैंडम स्टेट नाम का आर्गुमेंट है, इसे लेकर चलना साथ में, कुछ भी दे दो। अब इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी बार रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम रन होगी, इंटरनली डेटा सेट एक जैसे ही बनेंगे। पहली बार जो बने थे अगली बार रन कराने पर सेम सैंपल पहले वाले के अंदर, वही सैंपल दूसरे के अंदर आएंगे जो पहले वाले में आए थे, जो पहली बार रन करने पर आए थे। तो इसलिए जनरली रिकमेंड करते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट को जब प्रैक्टिस करो तो रैंडम स्टेट लेके चलो। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर प्रिडिक्शन कर दिया। अब क्लास 1 का प्रिडिक्शन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, तो रैंडम फॉरेस्ट के नाम में सब कुछ है, फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल बनता है पेड़ों से, तो इसका मतलब अंदर जो वीक मॉडल है वो डिसीजन ट्री है। वो डिसीजन ट्री जिन सबसेट पे ट्रेन होते हैं, वो सबसेट रैंडमली हमारे बनाए जाते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप टेक्निक, इसलिए इसके नाम में क्या लगा दिया है, रैंडम लगा दिया है। अब एक काम करते हैं, मैं इस मॉडल को दोबारा बनाता हूँ, और इस बार
मैं ट्रेनिंग टेस्टिंग डिवाइड कर दूंगा। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स कमा वाई, और इसकी अपनी रैंडम स्टेट जो देनी है वो दे दो। ऐसा नहीं है सेम ही देनी है। मॉडल को फिट कर दो। ट्रेन, वाई ट्रेन, ये पिक्चर आपके सामने अभी आई हुई है 98 और 94 वाली। और अगर मैं इसी डेटा को रैंडम फॉरेस्ट की जगह पर सीधा डिसीजन ट्री से कराता हूँ तो क्या होता है? स्केलर्न डॉट ट्री इम्पोर्ट, सीधा डिसीजन ट्री क्लासीफायर से ही कराता हूँ। ठीक है, इस बार जो मॉडल बनाया वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर से बनाया और डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ जो चल रहा है चलने देते हैं। ओवर फिटिंग आ रही है। ट्रेनिंग स्कोर हमारा अगर हम देखें तो 100% हो चुका है। दैट मीन्स हमारा ट्रेनिंग के सैंपल 100% ट्रू मैनर में क्लासीफाई करा गए हैं, जो कि खतरनाक है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग पर ही ध्यान दे रहे हो। एक एक सैंपल को आप सही क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ये भूल रहे हो कि ट्रेंड क्या है, ये भूल रहे हो कि पैटर्न क्या बन रहा होगा। आप एक एक सैंपल के पास जाके उसे अलग अलग करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये सही नहीं है। यही चीज यहाँ पर है। अब आप बोलोगे सर वेरिएंस 3 का है, यहाँ वेरिएंस 4 का है, तो ये तो ज्यादा ओवरफिट हो गया। नहीं, आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो ट्रेनिंग स्कोर 1 आना ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ट्रेनिंग स्कोर 0.99 हो वो फिर भी ठीक है, लेकिन 1 आना ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर और इस पिक्चर को किसी को दिखाया जाए तो ये वाला मॉडल पिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट नहीं हो। तो सेम डेटा, सेम स्प्लिट ट्रेनिंग टेस्टिंग की हुई है डेटा की, सिर्फ डिसीजन ट्री से कराऊंगा तो ओवरफिट हो रहा है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन कि डिसीजन ट्री से ही जब प्रिडिक्शन आ जाता है तो इतने सारे डिसीजन ट्री क्यों बना रहे हो? एक ही सा आउटपुट आ ही रहा था, तो इतने सारे क्यों बनवा दिए रैंडम फॉरेस्ट से? तो आंसर क्या दे सकते हैं? ओवरफिटिंग को अगर हम फोकस करते हैं तो अकेला डिसीजन ट्री ओवरफिट हो सकता है, लेकिन जब कई सारे डिसीजन ट्री को कंबाइन करते हैं तो ओवरफिटिंग के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जितने भी डिसीजन ट्री बन रहे हैं इनको सारा डेटा एक साथ नहीं दिखाया गया है, इन सबको डेटा के सबसेट दिखाए गए हैं, और वो सबसेट भी रिप्लेसमेंट के साथ दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से जब डिसीजन ट्री बनते हैं तो वो अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं, एक भी डेटा से अलग अलग चीजों को वो सीखते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक ट्रेंड को फोकस करते हैं रादर देन सैंपल को अलग अलग क्लासिफाई करने की फोकस करेंगे। इसलिए रैंडम फॉरेस्ट हमारे लिए बेटर होता है। रैंडम फॉरेस्ट का ड्रॉबैक क्या हुआ? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। एग्जीक्यूशन टाइम रैंडम फॉरेस्ट में ज्यादा लगेगा। जितने ज्यादा वीक मॉडल बनाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस स्कोर अच्छा होगा, लेकिन उतना कंप्यूटेशन जो कॉस्ट है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो आपका बढ़ रहा हो। ठीक है, इसलिए रैंडम फॉरेस्ट का यूज किया जाता है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, रैंडम फॉरेस्ट में ओ ओ बी स्कोर क्या होता है? जब आप 5 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ये क्वेश्चन उस समय पूछा जाएगा। मशीन लर्निंग में जब आप दिखाओगे कि मैंने 4-5 साल काम कर लिया है, तो ये उस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओ ओ बी स्कोर क्या होता है? ओ ओ बी का मतलब है, अगर वो जो चीज 5 साल पे पूछी जाती थी अब वो फ्रेशर से पूछी जा रही है। तो आप भी देखो ना, जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ा था आज के बच्चे वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? समय कैसे बदल रहा है? ऐसे बदल रहा है।
आपने जो चीज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 12वीं क्लास में पढ़ी होगी, वो आज 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो समय बदल रहा है। तो मैंने बोला ये क्वेश्चन 5 साल एक्सपीरियंस पूछा जाता है, हो सकता है फ्रेशर से पूछ ले आपको, क्योंकि हमारे फ्रेशर भी तो 5 साल के बराबर ही आ रहे हैं अब। दोबारा सुनो, आजकल जो फ्रेशर है कंपनी मान के चल रही है 5 साल एक्सपीरियंस वाले के बराबर है। मतलब इतना एक्सपेक्टेशन हो गई है फ्रेशर से कि इसे सब कुछ आती होगी। कंपनी वाला ये सोच रहा है, इंटरव्यूअर ये सोच रहा है कि ये फ्रेशर है लेकिन इसे आना सब कुछ चाहिए, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे। अब वो जमाना चला गया। पहले क्या होता था कि हमें कुछ नहीं आता है, डिग्री है, कागज है हमारे पास, कागज के ब्याह पर हमें सेलेक्ट कर लो, नॉलेज नहीं है, हमें सिखाओ। तो कंपनी वाला कहता था हम सिखाएंगे, और सिखाने के पैसे देता था हमारे लिए कि चलो सीखो भी, पैसे भी लो हमसे। सब खत्म। क्यों? भीड़ इतनी है। तुम्हें नहीं आता, जाओ दूसरे को ले लेंगे, उसे आता है। उसे भी नहीं आता, जाओ तीसरे को ले लेंगे, किसी को तो आता ही होगा पहले से। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। नाम है फ्रेशर का, एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम उसे 2 साल एक्सपीरियंस वाले के लेवल की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है फ्रेशर से पूछ लिया जाए। तो यही नहीं, हर केस में, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, किसी फील्ड में चले जाओ, सब में यही चल रहा है। तो आपकी फाइट बहुत तगड़ी है। ठीक है। ओ ओ बी का मतलब है आउट ऑफ बैग। आउट ऑफ बैग। इमेजिन करिए, जो आपके पास मेन डेटा सेट था, इस मेन डेटा सेट में मान लीजिए आपके कुछ सैंपल हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ सैंपल किसी भी सबसेट में आई ना, सिर्फ यही सैंपल हमारे बार बार सबसेट में आते रहें, अलग अलग सबसेट में यही आते रहें? कुछ सैंपल को बचा कर रख लो, और हम उन्हें किसी भी सबसेट में आने नहीं देना चाहते। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, तो उन सैंपल को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बैग सैंपल। ओ ओ बी सैंपल। जो किसी भी थैले का हिस्सा ही नहीं बने, जो किसी भी बैग का हिस्सा ही नहीं बने, ऐसे सैंपल को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बैग, है ना, सैंपल। तो अब अगर मैं कहूंगा रैंडम फॉरेस्ट से, तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम ऐसा करेगी। अदरवाइज तो सारे सैंपल का इस्तेमाल सबसेट बनाने में किया जा रहा है। तो अगर हम रैंडम फॉरेस्ट से कहें कि रैंडम फॉरेस्ट, एक काम करो, कुछ सैंपल ना बचा के रख लो, और कुछ सैंपल को किसी सबसेट में जानी मत देना। कैसे करेंगे स्केल को? तो जो डिफॉल्ट चीजें हैं वो हटा दे रहा हूँ, ये तो मैं जानता ही हूँ। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखेंगे, ओ ओ बी स्कोर इक्वल टू, बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? ओ बी स्कोर इक्वल टू, मतलब बाय डिफॉल्ट रैंडम फॉरेस्ट कोई भी सैंपल बचा के नहीं रखेगी, लेकिन अब कुछ सैंपल को बचा के रख लिया जाएगा। तो फिर एक चीज बताओ, क्या करोगे बचा के? बचा लिए, चलो आपने, क्या करोगे बचा के? और कितने, कितने बचाएंगे? तो कितने का आंसर? 1/3 ऑफ टोटल सैंपल। टोटल सैंपल का 1/3 हमारा किस में यूज करा जाए? बचा लिया जाएगा। और 2/3 जो होगा, ये सबसेट बनाने में यूज किया जाएगा। 2 बाई सबसेट और सबसेट। अब ये जो मैंने फिगर लिखा है, ये वेरी हो सकता है लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी,
एक ही लाइब्रेरी के वर्जन टू वर्जन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर लैंग्वेज में अलग हो सकता है, ये सब आर में भी है। मशीन लर्निंग आर से पढ़ोगे तो सारी कहानी यही है, सिर्फ कोड में आर का सिंटैक्स चलेगा, आर लैंग्वेज का। मैट लैब से पढ़ोगे तो मैट लैब में कहानी तो यही है, बट सिंटैक्स अलग चलेगा। मशीन लर्निंग एक ही है। अब लैंग्वेज कोई सी उठा लो, जिस लैंग्वेज को उठा रहे हो उसकी लाइब्रेरी उठा लो, फिर कोई सी, अंदर की गणित यही चलती है। ठीक है, थोड़े से चेंजेस होते हैं, जैसे ये बताया मैंने कि आउट ऑफ द बैग स्कोर बाय डिफॉल्ट एसके लर्न में 1/3 ऑफ टोटल सैंपल कंसीडर किया जाता है। अब किसी और में कुछ और होता होगा, होता है ये सही है, कितना होता है ये इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन वेरी करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, आउट ऑफ द बैग स्कोर ट्रू कर दिया, तो क्वेश्चन चल रहा था फायदा, कि ऐसा करा के आपने क्या फायदा कर लिया। तो अब सिचुएशन वो होती है कि मान लीजिए मैंने अपने डेटा को ना ट्रेनिंग टेस्ट में स्प्लिट ही नहीं करा था, मैंने पूरा का पूरा डेटा ही दे रखा था। तो अब जो बचाए हुए सैंपल हैं उन सैंपल पर टेस्टिंग रैंडम फॉरेस्ट खुद कर लेगा। यानी कि जब वीक मॉडल ट्रेन होंगे, ट्रेन होने के बाद अब क्या करेगा, जो सैंपल बचा कर रखे थे आउट ऑफ बैग वाले, उन सैंपल का प्रिडिक्शन कराएगा अपने वीक मॉडल से, और फाइनल प्रिडिक्शन चेक करेगा और उनका स्कोर निकालेगा कि मेरे वीक मॉडल्स ने कलेक्टिवली उन आउट ऑफ द बैग सैंपल के क्या प्रिडिक्शन दी, उनका स्कोर क्या दिया है। तो उससे मुझे जज हो जाता है कि रैंडम फॉरेस्ट सही बना है कि नहीं बना है अंदर। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ अलग, टेस्टिंग करता हूँ अलग, तो मेरा डेटा पहले ही कम हो गया, 150 में 112 सैंपल वैसे ही रह गए। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेट दे देते हैं और टेस्टिंग करने के लिए आउट ऑफ द बैग सैंपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, रादर देन मैं खुद से टेस्टिंग सैंपल अपना बनाऊं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। हमें नहीं पता ना कौन सैंपल कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, बस यही फर्क है। बॉन्डिंग आई है, बॉन्डिंग क्या है एक बार पढ़ लो। अब ये कह रहा है कि भाई जब आप आउट ऑफ द बैग स्कोर दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है इसको बचाने के चक्कर में हम 5 सबसेट बना ही ना पाए, तो जितना बता रहे हो उससे कम ट्री अंदर हो सकता है यूज हो। जरूरी नहीं है 5, हो सकता है 4 हो सकता है 3, ऐसा हो सकता है। ये जस्ट एक वार्निंग दे रहा है। तो ये फोकस किस पे ज्यादा रखेगा, फोकस ज्यादा रखेगा कुछ सैंपल बचाने को लेकर। अब ऐसा करने में अगर हो सकता है कि वीक मॉडल कम करने पड़ रहे हो उसे, तो हो सकता है वो कम कर दे। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो आ रही है वो यही वाली बॉन्डिंग आ रही है हमारी। ठीक है, एरर नहीं है, ट्रेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन हो गया। तो अब मैं अपने मॉडल से फिर पूछूंगा कि मॉडल बताओ स्कोर क्या है फिर। जो आपने बचा के रखे सैंपल उसका आपने चेक कर लिया होगा, टेस्टिंग कर लिया, बताओ उसका स्कोर क्या है। कैसे पूछोगे, मॉडल डॉट ओ बी स्कोर अंडरस्कोर, कितना आया, 91। तो ये कह रहा है कि भाई अभी जो हमने चलाया है, तो जो उसमें हमारे सैंपल इंटरनली बचा के रखे थे टेस्टिंग करने के लिए, जब उन पर चलाया गया तो 91% उनकी एक्यूरेसी आई है। तो अब आप अपना माइंड मेकअप इसी तरह लेके चलिए कि कोई भी रैंडम सैंपल जब आएगा, तो अगर 100 बार आप अपने रैंडम सैंपल लेकर आएंगे रैंडम फॉरेस्ट से प्रेडिक्ट करने के लिए, तो जिस डेटा पर इसको ट्रेन किया गया उसके हिसाब से जो सब हुआ है बैकएंड में, 100 में 91 बार ये सही जवाब देगा, 9 बार ये गलत जवाब देगा। ठीक है, तो हम ये मानकर इसका चलते हैं। ठीक है, तो ओ ओ बी स्कोर कितना है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ये कह सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने पहले से ही डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट कर रखा है, तो फिर ओ बी स्कोर देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अब क्यों बचा के करूंगा, क्या करूंगा बचा के। अच्छा, फिर भी अगर मैं ऐसा देता हूं
फिर भी मान लो अगर मैं ऐसा देता हूं तो इस स्कोर को क्या माना जाए? तो मेरे पास अपना टेस्टिंग का डेटा भी है, ऑलरेडी एक्स टेस्ट बचा के रखा हुआ है, मैं उसका भी स्कोर निकालूंगा, अभी मैं उसका भी स्कोर निकालूंगा। तो उस केस में एक नया शब्द आता है, उस नए शब्द को समझते हैं। शायद मैं पहली बार ही बोलूंगा उस शब्द के लिए, अभी तक मैंने मशीन लर्निंग पढ़ाते समय उस शब्द का शायद इस्तेमाल नहीं करा है। हम अपने डेटा को पहले ट्रेन सेट में तोड़ते हैं और टेस्ट सेट में तोड़ते हैं। अगर हम अपने ट्रेनिंग डेटा को फर्दर तोड़ते हैं, फाइनल ट्रेनिंग सेट, और दूसरा वाला हिस्सा कहलाता है वैलिडेशन। ठीक है, तो एक शब्द आया, वैलिडेशन डेटा किसे कहते हैं? वैलिडेशन डेटा, ट्रेनिंग डेटा सबको पता है, टेस्टिंग डेटा सबको पता है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा वो है जिस पर मॉडल ट्रेन होता है, टेस्टिंग डेटा वो है जिस पर मॉडल को हम चेक करते हैं, परफॉर्मेंस मॉडल की चेक करते हैं, मॉडल अनसीन सैंपल पे कैसा काम कर रहा है, तो टेस्टिंग डेटा अनसीन सैंपल होता है। ठीक है, अब नया शब्द आया, वैलिडेशन डेटा क्या होता है या वैलिडेशन सेट क्या होता है? तो जिस ट्रेनिंग सेट को हम लाए हैं मॉडल से ट्रेनिंग कराने के लिए, हमने उसको पूरा दिया ही नहीं मॉडल, हमने उसमें से कुछ बचा के रख लिया। तो जो ट्रेनिंग डेटा में से मैंने कुछ डेटा बचा के रखा, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलिडेशन सेट या वैलिडेशन डेटा कहते हैं। और जो हमने ट्रेनिंग में से जो मेजर पोर्शन रखा है ट्रेनिंग के लिए, उसे हम फाइनल ट्रेनिंग सेट कह रहे हैं, और वो हमारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। तो ये जो डेटा होगा ये होगा मॉडल ट्रेनिंग के लिए। और मॉडल ट्रेनिंग के बाद इंटरनली अपने आप ट्रेनिंग फेज का ही पार्ट मानते हुए इस वाले डेटा की एक्यूरेसी निकाल दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडल आपको दिया जाएगा कि हाँ भाई मॉडल तैयार हो। ठीक है, यानी कि जब मॉडल का फिट मेथड कंप्लीट हुआ होगा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं फिट मेथड का एग्जीक्यूशन पूरा देख चुका हूं, तो मॉडल ट्रेन भी हो चुका होगा, और ट्रेनिंग के बाद वैलिडेशन स्कोर निकाल के हमें दे भी दिया गया। उसके बाद फिर आप अपना वाला अनसीन डेटा जो भी था उसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर मुझे एक अंदाजा लग जाता है कि अनसीन डेटा पर मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कितना बेकार परफॉर्म कर रहा होगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मॉडल अच्छा तब माना जाएगा जब पहले मॉडल का वैलिडेशन स्कोर अच्छा है। वैलिडेशन सेट एक काइंड ऑफ अनसीन डेटा ही है ट्रेनिंग टाइम पर। टेस्टिंग डेटा क्या होता है? ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग करते हैं। वैलिडेशन का मतलब है ट्रेनिंग के दौरान ही, जैसे ट्रेनिंग पूरी हुई, मॉडल देंगे नहीं आपको, अभी टेस्ट करेंगे खुद, तो उसके बाद फिर मॉडल आपको देंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? वैलिडेशन सेट या वैलिडेशन स्कोर के नाम से जानते हैं। तो डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है डीप लर्निंग का, जिसको हम एआई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें न्यूरल नेटवर्क आते हैं। तो वहां पर हर मॉडल 3 डेटा पे काम करता है, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। ट्रेनिंग सेट 3 डेटा, वैलिडेशन अनसीन डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, टेस्टिंग सेट अनसीन डेटा आफ्टर ट्रेनिंग। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेकर चलते। चलिए, तो ओओबी स्कोर हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस ही बताएगा ट्रेनिंग के टाइम पर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट की कहानी पूरी हो जाती है कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होती है। जब हम ट्रेनिंग टेस्ट की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग टेस्ट से अच्छा ऑप्शन मैंने आपको बताया था क्रॉस वैलिडेशन, कि आप क्या करें? क्रॉस वैलिडेशन करें। उसमें क्या होता है? हर सैंपल टेस्ट में चला ही जाता है, हर सैंपल टेस्ट में चला ही जाता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में जब मैं ओओबी की वैल्यू ट्रू करूंगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब मैं इसको 4 बार चलाऊंगा तो चारों बार जो आउट ऑफ द बैग सैंपल बचेंगे वो कौन से बचेंगे। ठीक है,
आपने रैंडम स्टेट की वैल्यू फिक्स कर दी, क्या कर दी मैटर नहीं करता, अगर आपने फिक्स कर दी तो हर बार आउट ऑफ द बैक सैंपल जो बच रहे होंगे वो हर बार वही बच रहे होंगे। और अगर आप इसे नहीं दोगे तो हर बार आउट ऑफ द बैक सैंपल जो बच रहे होंगे वो अलग अलग हमारे बच रहे होंगे। रैंडम फॉरेस्ट में इंटरनली क्रॉस वैलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई ऐसा तरीका बता दो कि हर सैंपल को आउट ऑफ द बैग रख के देख लेते हैं और बार बार इस काम को करते रहते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप क्रॉस वैलिडेशन के साथ रैंडम फॉरेस्ट का यूज करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन के साथ किसका यूज करेंगे, इसका यूज रैंडम फॉरेस्ट का यूज करेंगे। मैंने आपको क्रॉस वैलिडेशन के नेवर क्लासिफायर पर सिखाया था, सेम रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर सब पे काम कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो रैंडम फॉरेस्ट की कहानी पूरी हो जाती है। अब अगली कहानी क्या है उसको देखो। अगली कहानी है, सर सब कुछ बढ़िया लेकिन एक ही शिकायत है बस, हमसे नहीं पूछा कि वीक मॉडल किससे ट्रेन कराने हैं, अपने आप डिसीजन ट्री कर लिया। तो हमारे पास एनसेम्बल में बैगिंग को सपोर्ट करने वाली दूसरी एल्गोरिथम है जिसका नाम है बैगिंग क्लासीफायर। बैगिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम रैंडम फॉरेस्ट की जैसे ही काम करती है इंटरनली, सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन अवेलेबल और दिया गया है, वो ये कि आप अपना वीक मॉडल बता सकते हो किससे ट्रेन होंगे। लेकिन वो एक ही बताओगे, जितने भी होंगे सब उसी से ट्रेन होंगे, लेकिन बता सकते हो एक। तो मान लीजिए मैंने क्या करा कि नेवर क्लासीफायर ले लिया फ्रॉम sklearn डॉट नेवर इंपोर्ट के नेवर क्लास और वीक मॉडल करके मैंने ये बना लिया। अभी मैंने इसको ट्रेन नहीं करा, ये वीक मॉडल इसको ट्रेन नहीं, इसको ट्रेन तो बैगिंग क्लासीफायर का मॉडल करेगा। जो मेन मॉडल है वो बैगिंग क्लासीफायर का बनाया और इसमें पास करा बेस एस्टिमेटर। बेस एस्टिमेटर मतलब वीक जो मॉडल बनेंगे उनके एल्गोरिथम का नाम क्या पास कर दिया, वीक मॉडल पास कर। तो अब ये जो बैगिंग क्लासीफायर है अपने अंदर से बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाकर हर बूटस्ट्रैप डेटा सेट पर इस मॉडल को ट्रेन करेगी। और ये मॉडल किस एल्गोरिथम से ट्रेन होगा हर बार, के नेवर क्लासीफायर। तो ये वीक मॉडल कई बार ट्रेन होगा, हर बार अलग अलग सबसेट पर ट्रेन होगा। कितने, वो तो आप बताओगे नंबर ऑफ एस्टिमेटर का यूज करके, हमने कहा 5। हर बार कितने सैंपल देने हैं आप बताओ कितने देने हैं, हमने कहा चलो इस बार बता देते हैं, पहले नहीं बताया इस बार बता देते हैं। बैगिंग क्लासीफायर में आप नंबर ऑफ फीचर भी बता सकते हैं, कितने फीचर, हर बार सैंपल जब बनेगा तो कितने फीचर के साथ बनेगा। तो आपने बता दिया हर बार जो बनेगा मान लो उसमें 70% फीचर रखना, तो 4 के 70%, 4 सत्ते 28, मतलब 3 बनेंगे। तो आप इसमें नंबर ऑफ फीचर्स और नंबर ऑफ सैंपल दोनों को हम रैंडम सैंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फीचर यहाँ आया वो वहां भी आ सकता है। और कुछ नहीं, इसमें आई गेस ओ बी वाला शायद नहीं होता, लेट मी चेक, नहीं इसमें भी आ रहा है। तो ओ बी स्कोर आप इसमें भी लगा सकते हैं, तो पूरी बैगिंग में ओ बी स्कोर का यूज कर सकते हैं, करना है तो करो नहीं करना मत। मैं कहा चलो छोड़ो। ठीक है, मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, तो इंटरनली मॉडल जो बना होगा वो वीक मॉडल से बना होगा। अब इंटरनली हमारा यहाँ पर कोई भी सैंपल जब आएगा और उसका मैं प्रिडिक्शन कराऊंगा, तो सेम जो कहानी सुनाई गई है आपको उसी कहानी के हिसाब से ही। सोचो अगर बैगिंग क्लासीफायर में वीक मॉडल को मैं डिसीजन ट्री पास कर दूं तो बैगिंग क्लासीफायर इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट। भाई यहाँ तो मैं वीक मॉडल अपना पास कर रहा हूँ ना, जो चाहे वो पास करूँ वीक मॉडल बना के अपना। अगर मैं इसको डिसीजन ट्री बना के पास कर दूं तो फिर तो ये बैगिंग क्लासीफायर रैंडम फॉरेस्ट के बराबर होगा, हमने कहा।
अब आपके पास ऑप्शन है कि आप रैंडम फॉरेस्ट का यूज करेंगे बैगिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या बैगिंग क्लासीफायर को यूज करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप डिसीजन ट्री को एज ए वीक मॉडल लेकर चलना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी चॉइस जनरली कंसीडर होती है ना, और ये अच्छी चॉइस कैसे पता आपको होती है, ये आपके एक्सपीरियंस, जब आप कई सारे मॉडल ट्रेन कर लेंगे अलग अलग डेटा साइट पर, तो आपको लगेगा कि डिसीजन ट्री एज ए वीक मॉडल एक अच्छी चॉइस। ठीक है, तो डिसीजन ट्री को जनरली एज ए हम मेन मॉडल बहुत कम यूज करते हैं, बट इनसेंबल के अंदर एज ए वीक मॉडल कई बार इसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली ओवरफिट ज्यादा होता है, और जब बहुत सारे डिसीजन ट्री कंबाइन होते हैं तो ओवरफिटिंग सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारी कहानी हो गई बैगिंग। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे बूस्टिंग। बूस्टिंग क्या है? कल एक कंपनी आ रही है, कौन कौन जा रहा है उसमें? पता ही नहीं होगा लोगों को। हाँ, मैं